हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम भी। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो अपकमिंग एग्जाम है यूपीएससी ईपीएफओ एंड ईओ एओ या फिर ईपीएफओ एसएसए, यहाँ पे फिजिक्स को लेकर के जो एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, याद रखना, फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसके बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो उसी लेवल को, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पे हम लोग फिजिक्स के एमसीक्यूज देखेंगे। आई होप आप सभी को ये इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो, और आपने 12th तक फिजिक्स एक अच्छे तरीके से पढ़ा है तो। ओके, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, फिर भी एक ट्राई करने के लिए देख लेते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है फिजिक्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस फोर्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फोर्स को डिफाइन करता है, यानी कि बल को डिफाइन करता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके इनर्शिया को, उसके इनर्शिया को मेजर करने वाली चीज को हम लोग फोर्स बोलते हैं। क्या ऐसा होता है? सेकंड है द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी, वो इसकी कैपेबिलिटी जिससे कि वो मोशन को रेसिस्ट करता है। मान लो कोई बॉडी अभी रेस्ट स्टेट पे है, मान लो इस तरीके से रखी हुई है, और आप इसको मोशन देना चाहते हो। अब आप इसको मोशन देना चाहते हो तो इसके मोशन को रेसिस्ट करने वाली जो उसकी एबिलिटी है इस ऑब्जेक्ट की, आप इसको मोशन में लाना चाहते हो लेकिन इसकी एबिलिटी है कि इसको रोकेगा, तो क्या उसको हम फोर्स बोलते हैं। या फिर द पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक धक्का या फिर एक खिंचाव, जिसको बोलते हैं पुश एंड पुल, अगर ये काम कर रहा है तो क्या हम इसको फोर्स बोलेंगे। या फिर द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल पुल, या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक गुरुत्वीय बल लगता है उसकी मेजरमेंट को क्या हम लोग फोर्स बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको इसमें सही बताने के लिए आपको फोर्स की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक बल की बेसिक सी डेफिनेशन क्या बोलती है, फोर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है। फोर्स क्या होता है आपका, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इस तरीके से रखा हुआ है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी है, ये यहाँ पे इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये मोशन में है। और जो ए ऑब्जेक्ट है आपका, ये अभी रेस्ट स्टेट में है, यहाँ पे मोशन में नहीं है। ओके, अब ये इसकी स्थिति है कि रेस्ट स्टेट में है। अब आप चाहते हो कि मोशन करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप चाहते हो कि इस डायरेक्शन में मूव करे, तो मोशन के लिए आपको यहाँ पे एक धक्का इस पे मारना पड़ेगा। ओके, आप ऐसे धक्का मारोगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पुश। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, पुश किया। अब जो ये ऑब्जेक्ट भी है, ये मोशन स्टेट में है और इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, आप चाहते हैं कि रुक जाए, तो रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में से खींचना पड़ेगा। ओके, ये आगे जा रहा है तो आपको पीछे खींचना पड़ेगा, दैट इज दिस डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा आपका पुल, यानी कि इसको खींचना, खिंचाव हो जाएगा। तो क्या हुआ देखो, इस पुश या फिर इस पुल से क्या हुआ, इस पुश या पुल से हुआ ये कि जो भी इसकी वर्तमान में स्थिति है इस ऑब्जेक्ट ए या ऑब्जेक्ट बी की, इसमें क्या हो गया, चेंज आ गया। तो कोई भी ऐसा पुश या फिर ऐसा पुल जो किसी भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट स्टेट में चेंज लेके आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, दैट इज नोन एज एफ। तो एफ क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसा पुश या फिर पुल जो उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंट स्टेट में क्या लेके आए, चेंज लेके आए। अगर वो मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट में ले आए, अगर रेस्ट मोशन में है तो उसको मूव करा दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा था ये वाला, ऑप्शन नंबर सी था, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे काम करने वाला पुश या पुल क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट मोशन, ये क्या कहलाएगा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और आप इसको मूव कराना चाहते हो यहाँ की तरफ। अगर आपको मूव कराना है तो इसके अंदर एक एबिलिटी है कि मूव नहीं करेगा, इसकी इस एबिलिटी के चक्कर में ही आपको क्या लगाना पड़ता है, ऐसे फोर्स लगाना पड़ता है, आपको इस पे काम करना पड़ता है ताकि ये आगे की तरफ बढ़े। तो इसकी इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ओके, यही एबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, एक तरीके से इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी वस्तु का एक गुण, एक एबिलिटी या एक प्रॉपर्टी होती है जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है उसमें चेंज करने का हमेशा अपोज करता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये स्टेट अभी रेस्ट स्टेट में है, मोशन में नहीं जाना चाहता है, इसलिए आपको इसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसके नहीं जाने देने चाहने की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। ओके, अगर ये मोशन कर रहा है तो ये रुकना नहीं चाहता है, इसको रोकने के लिए ही आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो वो जो रुकने नहीं देने की इसकी इच्छा है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। ओके, इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। ओके, ये सारी की सारी चीजें, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड अनलेस। आपने न्यूटन के 3 नियम पढ़े होंगे। ओके, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तो उसके नियम के आधार पे ही आपको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट स्टेट में है तो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस स्ट्रेट लाइन में मूव करता ही रहेगा, अनलेस इफ नॉट, कब तक? एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तब तक जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना दिया जाए, तब तक वो अपनी रेस्ट स्टेट को वैसे के वैसे रखेगा। इट इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब तक वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, ओके, इस तरीके से चल रहा है, तब तक वो अपनी स्थिति को वैसे के वैसे ही रखेगा। अगर वो इंक्लाइंड प्लेन पे जैसे ही आएगा वैसे अपनी स्थिति से वो रुक जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, जो भी कुछ है। इट इज इन अ वैक्यूम, अगर वो निर्वात में है तो। इट इज अ मैसिव ऑब्जेक्ट, क्या अगर वो इतना मैसिव ऑब्जेक्ट है, भारी है तो। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको क्या बोला जा रहा है पहले नियम के आधार? पहला नियम बोलता क्या है? पहला नियम ये बोलता है न्यूटन का कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कि अगर कोई वस्तु रेस्ट स्टेट में है तो इट विल रिमेन रेस्ट, ये तब ये विराम अवस्था में ही रहेगी। या फिर अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है, यानी कि कोई वस्तु अगर मोशन कर रही है तो ये क्या करेगी? इट विल कीप मूविंग, ये मोशन की अवस्था में ही रहेगी तब तक जब तक कि इस पे कोई आउटर फोर्स लगा करके इसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दिया जाए। ये कहता है न्यूटन का पहला नियम। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स आता है, धक्का हुआ खिंचा हुआ आएगा, तो क्या हो जाएगा? एन फोर्स एक्ट्स ऑन इट। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है अनबैलेंस्ड फोर्स, इसका मतलब क्या है? देखो ये क्या बोल रहा है, ये या तो रेस्ट पे है, मान लो ये है जो रेस्ट पे है पहली कंडीशन के अनुसार। दूसरा क्या है यहाँ पे, या तो मूव कर रहा है, लेकिन कहाँ मूव कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मान लो ये बी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और ए बॉडी अपने स्थान पर रुकी हुई है। अब जो फोर्स होता है ना, फोर्स होता है दो तरीके का, एक बैलेंस्ड होता है और एक अनबैलेंस्ड होता है। ओके, एक बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होता है जब मान लो किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और हर दिशा से लग रहे हैं, उसका नेट फोर्स क्या निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा। मान लो ये बॉडी है, इस पे एक फोर्स यहाँ से लगा, एक यहाँ से लगा, एक यहाँ से लगा, एक यहाँ से लगा, अगर ये चारों बैलेंस्ड फोर्स हैं तो इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा, लास्ट में टोटल फोर्स लगेगा, दैट विल बी जीरो। और इसके जीरो होने की वजह से क्या होगा? ये वस्तु ना इधर मूव करेगी, ना इधर, ना नीचे, ना ऊपर, इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस्ड फोर्स। अगर ये अनबैलेंस्ड होगा तो क्या होगा? अनबैलेंस से होगा ये कि जो भी फोर्स ज्यादा होगा ये उसकी तरफ को, उसकी दिशा में चलना ये ऑब्जेक्ट शुरू कर देगा। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं? एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा एट अ कांस्टेंट स्पीड अनलेस, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स वहां पे ना लगा दिया जाए। अगर उस पर जैसे अनबैलेंस फोर्स लगेगा, अनबैलेंस फोर्स लगते ही क्या होगा? उस फोर्स की डायरेक्शन में वो चला जाएगा, अगर वो ज़्यादा होगा तो। अगर रेस्ट है, अगर मान लो मैंने इसे फोर्स लगाया इस तरीके से यहाँ से, ठीक है, इस पर एक फोर्स ये लगा दिया, रेस्ट में है भी, और एक फोर्स मैंने ये लगा दिया, अगर ये बैलेंस्ड होगा फिर भी ये रेस्ट पे रहेगा। अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड है तो ये रेस्ट पे रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों फोर्स अनबैलेंस्ड है, मान लो ये 5 न्यूटन का है और ये 10 न्यूटन का है, तो ये बॉडी उस तरफ चलना शुरू कर देगी। इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स ना लगे तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड उसमें भी हो जाएगा। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा जब तक किसी को कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। यहाँ आपको मूव कर रहा है मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है इस पे। अब मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन का फोर्स तो यहाँ लग रहा है, तो आपको 10 से यानी कि 15 न्यूटन का फोर्स आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अगर आपको इसको इस तरफ को खींचना है या फिर इसको रोकने का ट्राई करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब तक किस पे एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा ये अपने रेस्ट स्टेट को नहीं छोड़ेगा और ना ही ये अपने मूविंग स्टेट से दूसरी डायरेक्शन में आने को राजी होगा। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 3rd नंबर का थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जहां पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, काफी सारे लोग, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में सही है। सबसे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी होती क्या है, अब मैं इसको यहाँ बताता हूँ। चलो ठीक है, इस पे सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट्स बोल क्या रहे हैं। ठीक है, चलो क्या होता है आपका स्पीड? देखो यहाँ लिखा मैंने स्पीड और यहाँ लिखा मैंने वेलोसिटी।
होने को अगर आप देखोगे तो दोनों होंगे क्या, सेम। आप इनको दोनों, कई बार आपने दोनों एक जैसे ही यूज़ किए होंगे, लेकिन होता क्या है दोनों, मीटर पर सेकंड दोनों की क्या होती है, यूनिट होती है। अगर मीटर पर सेकंड है यानी कि नीचे तो टाइम है, इसके नीचे भी टाइम है क्योंकि सेकंड नीचे है, इसके नीचे भी टाइम है, यानी कि दोनों किसी ना किसी चीज़ का रेट है। अब किस चीज़ का रेट, जब अपॉन में टाइम होता है, इट मीन दैट इज रेट फॉर समथिंग। अब ये किसी ना किसी चीज़ का तो रेट है, लेकिन ये रेट किस चीज़ का है, स्पीड इज रेट ऑफ व्हाट, स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, मान लो कि डिस्टेंस है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और इसको आपने मान लो 8 मिनट में तय किया। ठीक है, 8 मिनट में आपने तय किया। ओके, 8 मिनट में तय किया। इसकी स्पीड क्या होगी, कि 20 किलोमीटर को आपने कितने मिनट में तय किया, दैट इज इट्स स्पीड 20/8। तो 20 किलोमीटर को तय करने का जो रेट है दैट इज नोन एज स्पीड, डी/टी है क्या, ये डिस्टेंस यानी कि दूरी हो गई। सेम यहाँ पे आ जाओ, अब ये भी रेट है वेलोसिटी, और ये किसका रेट है, ऊपर मीटर है, इसका मतलब क्या है, ये भी डिस्टेंस तो है, लेकिन क्या ये सच में डिस्टेंस है, ऐसा नहीं होगा। वेलोसिटी में क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों में। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट ए है, अभी यहाँ पे है। ओके, और कुछ टाइम बाद इसने कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल किया, ए जो वस्तु है इसने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, या फिर मान लो एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, और आप यहाँ पे खड़े हो, आप हो और आप यहाँ पे खड़े हो किसी टाइम पे, कुछ टाइम बाद आप पहुंच गए बी पे, पहले आप थे यहाँ पे, कुछ टाइम बाद आप पहुंच गए यहाँ पे, तो आपने कितना डिस्टेंस तय किया, ये डिस्टेंस तय किया, ये हो गया आपका रास्ते की लंबाई, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। मान लो आप इस बिंदु के सापेक्ष पहले यहाँ पे थे, ओके, अब आप यहाँ चले गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसमें से इतना माइनस कर दिया आपने, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना किया, मतलब प्रारंभिक और अंतिम, यानी कि इनिशियल और जो आपका फाइनल स्टेट है उसके बीच में आपने कितना दूरी तय किया, वो वस्तु कितना डिस्प्लेस हुई है। यहाँ पे मान लो 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपने तय किया, तो कितना डिस्प्लेस हो गई ये वस्तु, 20 किलोमीटर डिस्प्लेस हो गई है अपने स्थान से। ओके, ये वस्तु कितनी डिस्प्लेस हो गई, 20 किलोमीटर डिस्प्लेस हो गई है। ओके, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या होती है, टाइम का डिस्प्लेसमेंट का रेट होती है बेसिकली, इस डिस्प्लेसमेंट को तय करने में कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, बिल्कुल गलत, सेम नहीं होता है, क्योंकि स्पीड में क्या होता है आपका, स्पीड में होता है आपका डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये सेम तो नहीं होता है। सेकंड इज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर में हमेशा क्या रहेगा आपका, स्केलर क्वांटिटी जो भी रहेगी वहां पे आपका मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, मैग्नीट्यूड। लेकिन जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा आपका, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर में क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहेगा। अब स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या ऐसा है, स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। ध्यान रखना, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं, आप ये नहीं बोलोगे कि ईस्ट में इतनी स्पीड, ऐसा नहीं बोल सकते आप, प्लस माइनस नहीं होगी। ओके, स्पीड इज स्पीड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, हमेशा डायरेक्शन रहता है उसमें, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आंसर तो आपको मिल चुका है। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल गलत है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के पास दोनों चीज नहीं होती है, स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के पास दोनों है। ओके, स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड वाइल वेलोसिटी इज मेजर्ड इन किलोमीटर पर आर, बिल्कुल गलत। स्पीड को भी आप मीटर पर सेकंड में करते हो, और साथ साथ आप वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में करते हो या कर सकते हो, और दोनों को आप लोग किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो, ये तो कोई बात है ही नहीं, तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप दोनों को किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का ही क्या है, रेट है। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक रहेगा इसका, बी वाला, स्पीड एंड स्केलर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक कार है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल कर रही है। ओके, जब वो ट्रेवल कर रही है तो इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 20 सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके, आपको बताना, इसको सॉल्व करके बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कार के लिए। अब एक देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक कार है जो कि एक स्ट्रेट रोड पे, ये एक स्ट्रेट रोड है, इस पे ट्रेवल कर रही है एक कार। ओके, ये आपकी कार है, मान लो ये, चलो ये आपकी गाड़ी आ गई, ये लो। ठीक है, ये आपकी गाड़ी है। अब आप जब इस पे ड्राइविंग कर रहे हो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ड्राइविंग कर रहे हो,
तो इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स इन 20 सेकेंड्स। यहाँ से लेके ये यहाँ तक चल गई और ये डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर है। ओके, इस 200 मीटर को तय करने में इसको टाइम कितना लग गया, 20 सेकंड का लग गया। अब आपको बताना है क्या सही है। स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड दे रखी है, स्पीड स्पीड स्पीड, यानी कि स्पीड तो निकालनी है। स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 200, और टाइम कितना लगा, 20 सेकंड का। तो कितना जाएगा आपका, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस इज ऑल्सो मीटर, दैट इज ऑल्सो सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो स्पीड तो सही है, यानी कि चारों ऑप्शन में स्पीड तो ठीक दे रखी है। वेलोसिटी और निकालनी है। वेलोसिटी कितनी रहेगी, किसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले यहाँ पे थी और अब यहाँ पहुंच गई, यानी कि कितना इस बिंदु के सापेक्ष अब कितना दूर पहुंच गई, इस बिंदु के सापेक्ष अब ये 200 मीटर दूर चले गई है। ओके, अभी इसके सापेक्ष कितना दूर चले गई, 200 मीटर दूर चले गई, विस्थापित हो गई अपनी जगह से। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना, 200, और टाइम कितना है, अभी भी टाइम कितना लगा इसको करने में, 20। तो कितना हो गया आपका यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी भी इतनी निकल के आई, तो वेलोसिटी भी कितनी है, 10 10 10 10। ओके, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 200 तो दे रखा है, ये तो गलत है सीधा सीधा। स्पीड कितनी है, 10 है, और यहाँ पे इन दोनों में से एक सही आंसर होने वाला है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप वेलोसिटी निकालोगे तो वहां पे आपकी डायरेक्शन भी जुड़ेगी। तो ये देख कर कई लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखी है तो उसको गलत कर देंगे, यहाँ लिखी है तो उसको सही कर देंगे। लेकिन ध्यान देना, ये बात बिल्कुल सच है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, और यहाँ पे भी इस केस में भी डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन क्या होगी कि जिस दिशा में ये कार मूव कर रही है वो इसकी डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या बता दिया कि वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड बिल्कुल ठीक बताया वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन क्या बता दी, ईस्ट बता दी। क्यों बता दी ईस्ट, जबकि यहाँ पे तो स्पेसिफाई किया ही नहीं है कि इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। ओके, तो ईस्ट इसीलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, ओके, मतलब डायरेक्शन इसमें है लेकिन लिखी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ही कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। हो सकता है 200 मीटर नीचे आई हो, यहाँ आई हो, या यहाँ आई हो, कहीं भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ईस्ट, तो ये ईस्ट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने यहाँ पे बोलने का ट्राई किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्टेटमेंट अबाउट वर्क इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो काम के बारे में सही है। वर्क इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या फिजिक्स में जब भी आप बात करोगे कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, आपको बताना है। क्या ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, क्या वर्क इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ वाट, क्या वर्क को वाट में, मतलब वर्क की यूनिट क्या वाट होती है। वर्क इज ओनली डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्या वर्क केवल तब होता है जब वो मोशन में है, या फिर वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। इन चारों में से क्या सही होने वाला है। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल लाइफ तो रहने दो अभी फिलहाल, लेकिन जब भी आप फिजिक्स की बात करोगे, मतलब वैसे लाइफ छोड़ो, फिजिक्स की बात जब भी आप करोगे, वर्क क्या होता है, कब वर्क का होना माना जाता है। वर्क का होना तब माना जाएगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वहां पे फोर्स होगा, उसके साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, पहली बात, आपके पास फोर्स यानी कि उस जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए वर्क निकालना है उसके लिए वहां पे फोर्स दिया होना चाहिए, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो वर्क होता क्या है, बेसिकली वर्क होता है फिजिक्स में इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, और इसके साथ साथ इन दोनों के बीच का एंगल भी होता है, यानी कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन, मान लो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल भी यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि एंगल का कॉस लिया जाएगा। ओके, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये फिजिक्स में होता है। तो पहला देखो, क्या इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग वर्क नहीं बोलते हैं। ओके, इट इज मेजर्ड इन वाट, क्या इसकी यूनिट वाट होती है, ये भी बिल्कुल गलत है, इसकी यूनिट वाट नहीं होती, क्योंकि वाट किसकी होती है, वाट होती है पावर की। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वर्क इज ओनली डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ये स्टेटमेंट थोड़ा सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। वर्क केवल तब किया जाता है जब वो वस्तु मोशन में हो। मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, ठीक है। अब ये व्यक्ति आप कूली समझ लो, आप स्टेशन में हो, रेलवे स्टेशन पे, ये कूली है। आपने कूली को सामान दिया, और जैसे आपने कूली को सामान दिया, इसने आपका सामान या बैग कहाँ रख दिया, अपने सर पे रख दिया। ओके,
ये बैग इसने रखा अपने सर पे। सर पे रखने के बाद अब ये मोशन करने लगा, अभी चलना शुरू कर दिया, जहां तक भी टैक्सी तक जाना है टैक्सी तक चलना शुरू कर दिया, और टैक्सी खड़ी है यहाँ पे, दिस इज टैक्सी। ये कुली, ये आपका बैग, ये रही टैक्सी। बैग रखा सर पे और ये गया टैक्सी की तरफ इस दिशा में, ये गया इसका मोशन पाथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अब देखना यहाँ पे, अब बैग है तो बैग की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि बैग रखा है तो बैग का फोर्स कहाँ लग रहा होगा, बाहर इसका नीचे की तरफ आ रहा होगा, नीचे मतलब यहाँ आ रहा होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, ये है फोर्स, ठीक है। फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना है इसके बीच का एंगल, 90 डिग्री। देखना है यहाँ पे फोर्स भी प्रेजेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी है, और इसके बीच का एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, और ये मोशन में भी है, ठीक है, मोशन भी कर रहा है। लेकिन इसके बीच का वर्क क्या निकल के आएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ कुछ भी हो सकता है, डी कुछ भी हो सकता है, कॉस क्या है, 90 है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू वही होती है तो साइन 0 की वैल्यू होती है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। कॉस 90 इज इक्वल टू 0 मतलब कोई भी काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है कि वर्क डन केवल तब होगा जब वो वस्तु मोशन कर रही होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कब होगा ये अभी बताऊंगा आपको, लेकिन वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिल्कुल सही है। वर्क हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वर्क की कोई दिशा नहीं होती है। वर्क डन जब आप निकालोगे तो आप ये नहीं बोलोगे वर्क डन इस दिशा में किया है, किया गया कार्य कोई दिशा नहीं होती है, बस उसमें मैग्नीट्यूड होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन को देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा। तो वर्क डन केवल तब होगा जब इसके बीच में कोई भी एंगल हो एक्सेप्ट 90 डिग्री, क्योंकि जैसे ही 90 डिग्री होगा इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, और फिजिक्स में ये काम यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप रियल लाइफ में बोलोगे कि 0 मतलब काम तो हो रहा है, लेकिन फिजिक्स में सीधा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो फोर्स यहाँ को लगता, मान लो फोर्स मतलब कोई कोई भी ऐसा वेट है इसके पास जो उसको फोर्स यहाँ को लगा रहा है, और टैक्सी की तरफ ही ये जा भी रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स बराबर हो रहा है, तो एफ इंटू डी कॉस 0, क्योंकि तब क्या होता है एंगल बीच का 0 होता, तो एफ डी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इनके बीच का कार्य क्या निकल के आता, एफ इंटू डी निकल के आता है, जो भी इनकी वैल्यू होती है वो निकल के आ जाता है, ओके। 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल होगा तो यहाँ पे काम हो रहा होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा इतना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके लिए छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए मैं आपको सेंट्रीपिटल बता देता हूँ, शायद आगे क्वेश्चन भी होगा सेंट्रीपिटल का, तो देख लेते हैं पहले, चलो ऐसे पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। इट इज एन आउटवर्ड फोर्स, मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज चल रही है, इसके सर्कुलर पाथ में कोई चीज चल रही है, तो एक फोर्स इस पे अंदर की तरफ लगेगा, इसके सेंटर की तरफ, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स इस पे बाहर की ओर लगेगा। अब ये दोनों फोर्स बराबर है, इसीलिए ये इस पाथ पे टिका हुआ है। जैसे एक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये मोटरसाइकिल वाला इससे एक तरफ मतलब ये जहाँ भी ज्यादा होगा उस तरफ को मूव हो जाएगा। अब ये बराबर है इसलिए यहाँ पे टिका हुआ है, तो जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल, ओके, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। तो इट इज एन आउटवर्ड फोर्स, बिल्कुल सही है, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। सेकंड, इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर मोशन, ये वृत्तीय गति करने वाले वस्तुओं के द्वारा ही एक्सपीरियंस किया जाता है, ये भी सही है एक तरीके से, आगे बताऊंगा इसमें और क्या होता है। इट इज अ फिक्सियस और अपेरेंट फोर्स, बिल्कुल, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये हमेशा एक आभासी यानी कि एक अपेरेंट फोर्स होता है, ओके, ये रियल में नहीं होता है, ये एक अपेरेंट या फिर एक आभासी फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल। उसके बाद इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही हो जाएगा। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, तो आंसर क्या होने वाला है, सेकंड। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ है, ध्यान देना, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये कर्व्ड पाथ में लगता है, ओके, कर्व्ड। कब जब भी कोई वस्तु इस तरीके से किसी पाथ में चल रही होगी, ये कर्व पाथ है, तो यहाँ पे भी इसमें क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही लग रहा होगा, ओके, आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में इसने क्या बोला, इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर मोशन, तो केवल सर्कुलर मोशन में जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा ही नहीं, बल्कि किसी भी कर्व पाथ में, वक्री पाथ में जब कोई वस्तु चल रही होगी तो उसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, एक्सपीरियंस किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 1000 kg, एक कार है जिसका मास कितना दिया हुआ है, 1000 किलोग्राम दिया हुआ है, इस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड इतना। स्टार्टिंग में ये रेस्ट में है, ओके, पहले किस में है, ये रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, s1, या फिर वेलोसिटी कर लेते हैं, वेलोसिटी 1 कितनी होगी इसकी, 0 हो जाएगी। टू स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है तो स्पीड ही कर लो, ठीक है, स्पीड ही कर लो इसको, चलो स्पीड दे रखी है। रेस्ट से कहाँ जाती है, इतने की स्पीड में जाती है, यानी कि s2 जो इसकी फाइनल स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके 20 मीटर पर सेकंड है, और कितने देर में हो जाती है, 10 सेकंड्स में ऐसा हो जाता है। तो इसकी एवरेज पावर निकालनी है कि इस टाइम पे एवरेज पावर कितना है। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, यानी कि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टी, कि वर्क डन जो भी इसने कार्य किया वो कितने टाइम पे किया, दैट इज पावर, ओके। अब आपको पावर निकालनी पड़ेगी, पावर निकालनी है तो पहले आपके पास समय होना चाहिए, समय कितना है 10 सेकंड, वर्क होना चाहिए, वर्क आपके पास नहीं है, तो आपको इन गिवन चीजों से वर्क निकालना होगा। अब वर्क क्या होता है, अभी आपको बताया था, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, चलो थीटा लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, थीटा कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एफ और डी के बीच का एंगल। क्या इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई फोर्स या कोई डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है कि आप इसको लगा पाओ, नहीं लगा सकते हो, इसलिए आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए था, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल के। अब ये क्या है, काइनेटिक ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में जितना भी चेंज आया है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क, ये भी एक फॉर्मूला होता है कार्य का, ओके। किसी भी वस्तु की काइनेटिक ऊर्जा में जो भी चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में क्या काइनेटिक एनर्जी थी, लास्ट में क्या काइनेटिक एनर्जी है, उसके बीच में जो चेंज हुआ है दैट चेंज इज ऑल्सो नोन एज वर्क डन, ओके। तो ये भी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखो, अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, आपको अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो वो कितना होता है, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यानी कि m हमारे पास है कितना, 1000 kg, m होता है मास, v हमारे पास है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू v। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड स्पीड का या वेलोसिटी का सेम होता है, तो हम यहाँ से k निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन निकालनी कौन सी वाली है, दोनों, इनिशियल भी और फाइनल भी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्यों होगी इनिशियल, के इनिशियल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, क्यों, के होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्टार्टिंग में कितना है, वी और एस जो भी बोला आपको कितना है, 0, अगर यही 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो के इनिशियल इज 0, लेकिन के फाइनल कितना हो जाएगा, के फाइनल निकालो, हाफ एम कितना है आपके पास, 1000, ओके, ये 1000, और वी कितना है, वी कितना हो जाएगा आपके पास, फाइनल वाला यहाँ पे कितना है 20, ओके, ये है आपका 20, कितना हो गया आपका 20, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके, समझ में आया आपको, 1000 और ये कितना हो जाएगा, आपको स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, हाफ 1000 इंटू 400, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 400। अब जब इसको काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 200, ठीक है, ये कितना आएगा आपका 200, और अगर ये 200 है तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 200, 1 2 3, 1 2 3, ये निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये आपकी निकल के आई काइनेटिक एनर्जी। चेंज कितना हुआ काइनेटिक एनर्जी में, फाइनल ये वाली है, इनिशियल ये वाली है, कौन सी थी, ये वाली है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, 1 2 3 4 5, ये फाइनल है। तो चेंज कितना हुआ, ये माइनस ये, दैट इज चेंज, के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट इज चेंज, ओके। अब चेंज कितना हुआ है, ये हुआ है, तो चेंज यहाँ पे लिख दो, वर्क डन निकल के आ जाएगा आपका 2, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका चेंज हो गया अपॉन टी, क्योंकि डब्ल्यू अपॉन टी होता है, तो टी कितना है आपका 10, ठीक है, इससे ही कट जाए, कितना आएगा आपका 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ मिस्टेक भी दिख रही है इसमें, आई थिंक इतना नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि ये दे रखा है आपका किलोग्राम में, ओके, जब ये मेजर यूनिट है तो के एम एस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, इतना इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, कोई गलत नहीं है इस पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है कि अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कैपलर ने ग्रहों की चाल से संबंधित कुछ नियम दिए थे, प्लेनेट जो मोशन करते हैं उनके संबंधित कुछ नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम क्या बोलता है, इसका पहला नियम बोलता है कैपलर का
कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। ये होता है इलिप्टिकल यानी कि दीर्घवृत्ताकार। उसके चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसके एक फोकस पर हमेशा क्या होता है, सन होता है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। ओके, केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन का पहला नियम ये होता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाते हैं, जिसके एक फोकस पे हमेशा सन रहता है। ओके, सेकंड लॉ, 3 नियम दिए थे। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि इनमें से आप कोई भी ग्रह पकड़ लो, उस ग्रह ने मतलब मान लो ये ग्रह चल रहा है, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं इसको, ये ग्रह चल रहा है, इसका ये सन है। अब आप इसे कोई भी एक ग्रह पकड़ लो, उस ग्रह ने मान लो इस ए से बी तक आने में जो भी टाइम लिया, ठीक है, यहाँ था और बी पे आ गया, जो भी यहाँ पे टाइम लिया उसमें उसने इतना एरिया कवर किया, ठीक है, जो भी टाइम था उस एक्स टाइम पे इतना एरिया कवर किया। तो ये सेम टाइम पे, सेम एक्स टाइम पे कहीं पे भी हो इतना ही एरिया कवर करेगा। मान लो सेम एक्स टाइम पे ये मान लो यहाँ पे था सी पे और गया कहाँ पे, डी पे गया, तो इसको सी से डी तक जाने में जो टाइम लगा होगा दैट टाइम ऑल्सो विल बी एक्स। तो ये बोलते हैं ग्रहों के क्षेत्रीय चाल का नियम में कहलाता है कि जो ग्रह है इस केपलर के नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर जब इलेप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं तो आप कहीं पे भी देख लो सेम टाइम पे सेम एरिया वो कवर करता है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ चाहे यहाँ, सेम टाइम पे हमेशा सेम एरिया वो कवर करेगा। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है कि जो भी इनका ऑर्बिटल वो होगा पी स्क्वायर समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के क्यूब रहेगा। ओके, जो भी इसकी मेजर एक्सिस है, मान लो मेजर एक्सिस क्या है इसकी, ये वाली है, इस मेजर एक्सिस के ए लिख दो यहाँ पे, ठीक है, मेजर एक्सिस को मैंने ए मान लिया, इस मेजर एक्सिस के तृतीय घात यानी कि इसका जो थर्ड पावर रहेगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये रहेगा आपका थर्ड नियम। अब देखो स्टेटमेंट्स क्या है, प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन, बिल्कुल सही, यानी कि आंसर तो ये होने वाला है। प्लैनेट्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, गलत। प्लैनेट्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, गलत। प्लैनेट्स मूव इन रैंडम पैटर्न्स, गलत। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर अगला 9th होना चाहिए, ये हो गया था, अब रहेगा ये वाला, ठीक है, 9th वाला। Two objects of masses m and 4m are separated by a distance d. If the gravitational force between them is F, what would be the gravitational force between them if the distance is doubled? Okay, बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको इन वैल्यूज पे जाना भी नहीं है, आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि दो वस्तुएं हैं, ओके, दो वस्तुएं हैं कोई सी, उनके बीच की डिस्टेंस है d, स्टार्टिंग में कितनी है डिस्टेंस उनके बीच की d, तो उनके बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज F। ओके, ये लग रहा है F और इस टाइम में डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की d है। अगर इस d को मैं डबल कर दूं, 2d कर दूं, तो अब ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा आपको ये बताना है। नाउ व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डबल कर दूं तो F इज इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे g एक कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 m2 मास है, यानी कि मास भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन डिस्टेंस को आप कांस्टेंट नहीं बोलोगे, डिस्टेंस घट बढ़ सकती है। तो जो F रहेगा यानी कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात चल रही है, दिस F विल बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा ये फोर्स, ठीक है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर मैं आर बढ़ाऊंगा तो एफ घटेगा, समझ लो, आर बढ़ाया तो एफ घटा, आर घटाया तो एफ बढ़ा। ओके, ये घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ाऊंगा तो ये घटेगा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है बीच में। अब ये कितना है स्टार्टिंग में, फर्स्ट केस में देखो, ये पहला केस फोर्स एफ है और आर कितना है, आर मतलब डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है, यहाँ पे डी है तो ये भी डी लिख लो। फर्स्ट केस में डी है, डी स्क्वायर हो गया। सेकंड केस में इस डी को कर दिया गया है दुगना, यानी कि 2 टाइम्स कर दिया गया है, तो डी इज इक्वल टू 2d नाउ। तो अब ये 2d जैसे ही करोगे आप, इसको यहीं पे देख लो, जैसे 2d किया तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 गुना किया है तो फोर्स क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि इसका आधा, यानी कि इससे कम। अगर ये बढ़ाया है तो ये क्या होगा, कम होगा। और कितना कम होगा, कितना कम होगा, ये 1/2d का स्क्वायर है, यानी कि 1/4d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, डी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर, यानी कि अगर ये 4 गुना इस पर असर पड़ रहा है तो उतना ही कम कौन हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि फोर्स पहले F था तो अब क्या हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। ध्यान रखना, F 4F नहीं होगा,
F/4 होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डबल करने पे डिस्टेंस हो कितनी रही है, 4D हो जा रही है, तो फोर्स कितना रहेगा, F/4, क्योंकि इनके बीच का रिलेशन इनवर्स है। ओके, तो ये कितना रहेगा, F/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका तो आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर था, क्वेश्चन मैंने देख लिया है, आंसर अब मैं आपको बता देता हूँ। चलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ये एक वृत्ताकार मार्ग है, एक सर्कुलर पाथ है, जहाँ पे कोई वस्तु क्या कर रही है, मूव कर रही है। ए पे ए वस्तु ऐसे करके मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे करके मूव कर रही है। अब जब ये मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। मान लो इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे ये वेलोसिटी बार बार इसमें चेंज हो रही है। आप ये मत बोलना कि ये यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 रहेगी, यहाँ पे 10 रहेगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप इसको यूनिफॉर्म बोलोगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते ही आपको कहना क्या पड़ेगा कि यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन केवल तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसीलिए मैग्नीट्यूड तो इसका सेम है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग है। यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ अलग है। तो हर पॉइंट पे इस बॉडी की, इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। वेलोसिटी होगा और तो चेंज हो रहा होगा। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, और वो क्या कहलाएगा आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन रहेगी कहाँ रहेगी, इसके सेंटर की तरफ रहेगी हमेशा। ओके, इसकी डायरेक्शन कहाँ रहेगी, सेंटर की तरफ रहेगी एक्सेलरेशन की, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे दिशा चेंज हो रही है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है हर बार। ओके, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इसकी दिशा कहाँ रहेगी, सेंटर की तरफ रहेगी। तो इनमें से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, गलत। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये वाला। मूविंग इन अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, गलत हो जाएगा। रैंडम पाथ, ये भी गलत, तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए आगे और लेके आऊंगा जो कि आपके फिजिक्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आपका 19th को क्या होगा, यहाँ पे एक मॉक टेस्ट है ऑल इंडिया, जिसको आपको क्या करना है, यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ताकि आप देख पाओ कि आप लोग किस स्तर पे अभी आप लोगों, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर के आपको अटेम्प्ट करना है। 19th को है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, चलो रजिस्टर कर लो वहाँ पे, और आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और बाकी कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए जहाँ से आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसको मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा सा हो गया होगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से देखो कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, चलो बी 50% फास्टर, एंड थैंक यू।